हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, मैं बहुत बढ़िया हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक नया चैप्टर आपके साथ डील करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप मेरे साथ साथ चैप्टर का नाम लिखो। सर, क्या नाम है? नाम है टीवीएम। सर, टीवीएम मतलब, टीवीएम का मतलब है मेरे भाई, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, मनी की टाइम वैल्यू है। तो हमारे को इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, मैं आपको इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ाने वाला हूं, तो इसमें आपका पहला टॉपिक आता है सिंपल इंटरेस्ट। बच्चे इस चीज़ से वाकिफ़ है, उन्हें पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, और नहीं भी पता तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगला आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर एक टर्म आती है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? ठीक है जी, इसको भी ऐसे लिख दो, इंटरेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। और एक इसमें आपका आता है एन्युटी। ये है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसको करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो दोस्तों, एक बात जो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, ये आपके सीए फाउंडेशन में आता है 4 से लेकर के 6 मार्क्स का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक बात और, उसके बाद ही मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूंगा। इस चैप्टर की एक एक क्लास आपको साथ बैठ के आराम से देखनी है, उसे रिवाइज करना है, फिर अगली क्लास देखनी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं बेटा, ये जो चैप्टर है ना, आपका सीए इंटर में एक सब्जेक्ट होता है पेपर नंबर 8। सीए इंटर में आपका एक सब्जेक्ट है पेपर नंबर 8, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इको। आप ये मान लो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इको, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस होती है, ये भी फाइनेंस की होती है, इको फॉर फाइनेंस। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ना बैकबोन है। अगर किसी बच्चे को टाइम वैल्यू ऑफ मनी अच्छे से समझ में आ गया, तो भाई ये समझ लेना, उसे इंटर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो पूरा सब्जेक्ट है वो बहुत आसानी से समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है जी। आइए, तो मैंने आज की क्लास का हेडिंग डाल रखा है आपके सामने, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, एस आई बोलेंगे हम इसको, शॉर्ट में प्यार से बोलेंगे एस आई। कंपाउंड इंटरेस्ट को प्यार से बोलेंगे सी आई। ठीक है, तो ये लिख दिया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और इफेक्टिव रेट। तो आइए जी, स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बोला, सबसे पहले मैं आपको पहली बात जो बताने जा रहा हूं, वो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। इफेक्टिव रेट की चर्चा मैं थोड़ी सी देर बाद में करूंगा। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में चीजें समझते हैं क्या होती है। तो ये चीजें ऐसे कभी भी समझ नहीं आएगी जब तक मैं आपको एग्जाम्पल लेकर ना बताऊं। तो सीधा एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं। मैंने आपको बोला, आपने बैंक में जाकर डिपॉजिट करा रखा है कुछ पैसा। डिपॉजिट का मतलब होता है आपने कितनी लागत लगाई है। हमारे मम्मी पापा ये वर्ड यूज करते हैं, लागत कितनी लगी है, इसको एक बात और बोला जाता है, इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है। तो ये है 100 रुपए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर में आप इसी को बोलते हो प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है जो आपने स्टार्टिंग में लगाया। ठीक है जी। मैंने आपको बोला ईयर है 3 साल। मैंने आपको 3 साल का पीरियड दे दिया कि 3 साल में कितनी आपकी कमाई होती है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। बहुत नॉर्मल सा और सिंपल सा मैं सवाल ले रहा हूँ। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ केस 1 में क्या होगा और केस 2 में क्या होगा। मैंने कहा केस 1 आप लोग मान लीजिएगा कि मेरे को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, और केस 2 में मैं आपको बोल देता हूँ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आपके सामने है और आपने नोट कर लिया होगा। कई बच्चों ने तो सॉल्व करना स्टार्ट भी कर दिया होगा। तो जिनको नहीं पता वो लोग मेरे साथ साथ चलें, और जिन्हें पता है मैं बेटा उन्हें भी कहूंगा कि आप पहला सवाल मेरे साथ साथ चलो, क्योंकि मेरे को इसमें आपको बहुत सारी बातें बतानी है। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट पर क्या होता है, ध्यान से मेरी बात को समझना। सिंपल इंटरेस्ट का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल। इसको बाद में जाकर मैं सिर्फ पी लिखूंगा। फिर आगे आता है रेट। ये रेट किस में होता है, ये रेट होता है इन परसेंटेज। जैसे 5% दे रखा है तो आप सीधा 5 लिखोगे, और इनटू में होता है टाइम। ठीक है, अपॉन में आता है आपका 100। ये फॉर्मूला होता है। शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला।
तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, तो आपने कितने रुपए लगाए थे, आपने लगाए थे 100 रुपए। 10% का मैंने आपको रेट बोला था, परसेंट लिखने की जरूरत नहीं होती तो परसेंट हटा दो। मैंने आपको बोला 10 लिखो सीधा, टाइम है 3 साल, और परसेंट का जो 100 है वो नीचे आ गया, इसीलिए मैंने साथ में परसेंट नहीं लिखा। तो ये निकल कर आया 30 रुपए। ठीक है, कि आपने 100 रुपए लगाए और आपने 3 साल में इंटरेस्ट कमाया 30 रुपए। अब इस चीज को पहले समझो, क्योंकि अगर मैं आपको इस चीज का लॉजिक नहीं बताऊंगा, सीधा खाली फॉर्मूले के बेसिस पर बात करूंगा, तो आपको चीजें समझ नहीं आएगी। मैंने बोला आप यहां खड़े हो, ठीक है, आप यहां खड़े हो, ऐसे देख रहे हो, ये आप हो, और ऐसे खुश होकर के देख रहे हो कि भाई आज मैं 100 रुपए लगा रहा हूं बैंक में। ये हो गया 1 साल, 1 ईयर, ये हो गया सेकेंड ईयर, और ये हो गया थर्ड ईयर। अभी आप थर्ड ईयर पे पहुंचे नहीं हो, और आप थर्ड ईयर पे पहुंचे नहीं हो, ध्यान रखना। और आप यहाँ थर्ड ईयर पे एक सपना देख रहे हो, या आप एक सपना देख रहे हो, आपकी आंखें बंद है और आप सपना देख करके बहुत खुश हो रहे हो। ठीक है, सर ये क्या बना दिया, ये मैंने दाढ़ी मूछे बना दी बच्चे की। ठीक है, कि सपना देखकर वो खुश हो रहा है। वो क्या देख रहा है, वो देख रहा है अगर आज मैंने 100 रुपए लगाए, हर साल मेरे को 10% की कमाई होगी। अगर हर साल मेरे को 10% की कमाई होगी, ये कमाई का रेट है, इसीलिए इसको रेट बोला जाता है। तो 1 साल बाद आपके पास कितने पैसे हो जाएंगे, देखो जी, यहाँ 100 रुपए लगाए, 100 रुपए पे 10%, 100 रुपए पे 10% आपको यहाँ मिले पहले साल में 10 रुपए। फिर अगले साल 100 रुपए पे मिले 10%, मतलब आपको 10 रुपए और मिले। फिर अगले साल 100 रुपए पे मिले 10%, आपको 10 रुपए और मिले। तो सबसे पहली बात मैंने आपसे पूछा 3 साल में आपने कितना पैसा कमाया, कितना कमाया, ऊपर से पूछ रहा हूं कि कितना पैसा कमाया, इसको बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल, अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं तो आपने 30 रुपए कमाए हैं 3 सालों में। ठीक है, अच्छा, मैं आपसे पूछूं जिस दिन आप सपना देख रहे हो, जिस दिन आप सपना देख रहे हो, आपकी पॉकेट में कितने पैसे पड़े हैं ये बताओ। ये है, और ये आपकी मैंने यहाँ पॉकेट बना दी। बताओ आपकी पॉकेट में कितने पैसे पड़े हैं। तो आपकी पॉकेट में पड़े हैं जो 100 रुपए आपने लगाए थे, जो आपकी लागत थी, जिसको बोला जाता है प्रिंसिपल, और आपने 30 रुपए की कमाई और कर ली। क्या बात है, मम्मी पापा ने दिए थे 100 रुपए, 30 रुपए की कमाई कर ली, मतलब आपकी पॉकेट में अब आ गए हैं 130 रुपए। इस 130 रुपए को बोला जाता है अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है टोटल आपके पास कितना रखा हुआ है। तो टोटल आपके पास कितना रखा है, जो मैंने लगाया मतलब प्रिंसिपल, और जो मैंने कमाया। अब एक और बात जो मेरे को आपके साथ और चर्चा करनी है, ध्यान से मेरी बात को समझना। यहां पर पहले साल भी आपका इंटरेस्ट 100 रुपए पे लगा, दूसरे साल भी इंटरेस्ट 100 रुपए पे लगा, तीसरे साल भी इंटरेस्ट 100 रुपए पे लगा। इसका मतलब क्या है, यही सबसे बड़ी पहचान होती है सिंपल इंटरेस्ट की, कि सिंपल इंटरेस्ट में आप हमेशा जो कमा रहे हो, आप ये देखते हो मैंने स्टार्टिंग में क्या लगाया। आप बस ये देखते हो भाई मैंने स्टार्टिंग पे क्या लगाया। तो यहां पर मैं जो दो चार बातें लिखना चाहता हूं, उसमें सबसे पहली बात ही मैं ये लिखूंगा, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड। इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट होता है। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल प्रिंसिपल, जो स्टार्टिंग में प्रिंसिपल था, ओरिजिनल प्रिंसिपल। ठीक है, जैसे जब आप छोटे बच्चे हुआ करते थे, 11वीं क्लास की मैडम आपको बताया करती थी, बेटा एक कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन का, आप उसमें ओरिजिनल कॉस्ट पर ही हमेशा डेप्रिसिएशन लगाते थे। उसी तरीके से मेरे इस सवाल में ये मेरा ओरिजिनल प्रिंसिपल है। ओरिजिनल प्रिंसिपल का मतलब सर, जो आपने स्टार्टिंग में पैसा लगाया था, आपका सिंपल इंटरेस्ट हमेशा उसी पैसे पर निकलेगा। ठीक है जी, अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इसी वाले में, मैं आपसे पूछता हूं, इसी डायग्राम में पूछता हूं, 1 साल के बाद की अर्निंग बताओ। 1 साल के बाद की अर्निंग थी 10 रुपए। 1 साल के बाद आपकी पॉकेट में कितना पैसा पड़ा है, 100 रुपए तो वो थे, और 10 रुपए आपने और कमा लिए, तो आपकी पॉकेट में पड़े हैं 110 रुपए। 2 साल के बाद जो अमाउंट पड़ा है वो पड़ा है 100 रुपए। पहले साल 10 रुपए कमाए, अगले साल 10 और कमाए, तो टोटल 20 और रखे, 120 हो गए। तीसरे साल मैंने 100 कमाए, 10 पहले साल, 100 तो पहले के थे, मतलब 10 पहले साल, 10 दूसरे साल, 10 तीसरे साल, इस तरीके से ये निकल कर आए हैं 130 रुपए। बताओ जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई, तो इतनी सारी चीजों का अगर मैं आपके सामने क्रक्स रखूं, क्रक्स क्या है, तो क्रक्स में बस मैंने आपको एक बात तो ये लिखवाई, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल प्रिंसिपल। इफ प्रिंसिपल इज मिसिंग,
अगर प्रिंसिपल मिसिंग है क्वेश्चन में, इफ प्रिंसिपल इज मिसिंग इन क्वेश्चन एंड वी डोंट हैव टू फाइंड प्रिंसिपल, आपको प्रिंसिपल नहीं निकालना पहले, वी डोंट हैव टू फाइंड प्रिंसिपल। मान लो आपको कुछ और निकालना है और प्रिंसिपल मिसिंग है क्वेश्चन में, तो आप लेट कर सकते हो, लेट प्रिंसिपल बी 100 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, कुछ भी मान सकते हो, एटसेट्रा, कुछ भी मान सकते हो। मेरे लिए ज्यादातर ये प्रेफरेबल रहता है, मैं इसको ज्यादा प्रेफर करता हूं कि अगर कभी भी क्वेश्चन साइलेंट है और मुझे प्रिंसिपल को लेट करना है तो मैं एक्स वगैरह लेट ना करके 100 रुपए लेट कर लेता हूं। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा हमेशा ओरिजिनल प्रिंसिपल पर होगा, ये भी मैंने आपको बात बता दी। एक बात और, अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है मेरी पॉकेट में पड़ा कितना है, मतलब प्रिंसिपल और जो मैंने कमाया, जिसको आप बोलते हो इंटरेस्ट। बताओ जी, ये सारी की सारी बातें मैंने आपके साथ कर दी सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट की चाहो तो एक बात और लिख दो, एवरी ईयर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अमाउंट मत लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे, आप ऐसे लिखो एवरी ईयर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट की वैल्यू है इज सेम। आप देख लो, जैसे मेरे वाले एग्जाम्पल में, इन अवर एग्जाम्पल 10 रुपए है ना, हर साल जो इंटरेस्ट की वैल्यू है वो आपकी सेम रहती है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की पहचान ही ये होती है। अच्छा जी, सिंपल इंटरेस्ट पर बात कर ली, अब मैं आगे आ जाता हूं। केस 1 मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस कर दिया अच्छे से, अब मैं आगे आकर बात करता हूं केस 2 की। ठीक है जी, मैंने आपको बोला आओ जी देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सबसे पहले इसकी भी अपन कैलकुलेशन समझ लेते हैं और उसके बाद मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आप सबसे पहले क्या निकालते हो, तो आप सबसे पहले यहां पर ये चीज निकालोगे कि मैंने इंटरेस्ट कितना कमाया। ठीक है, तो देखो जी, डिपॉजिट था आपका 100 रुपए, डिपॉजिट था आपका 100 रुपए, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आपने इंटरेस्ट कमाया, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। पहले बताओ एक साल के एंड में जाकर आपने कितना कमाया। आप बोलोगे सर 100 रुपए का 10% एक साल के लिए, है ना, तो ये हो गए 10 रुपए, आपने 10 रुपए कमाए। अच्छा जी, तो अगर मैं आपसे पूछूं अमाउंट एट एंड ऑफ 1 ईयर, एक साल के एंड में आपके पास कितना पैसा रखा हुआ है, तो आपके पास पैसा रखा हुआ है 100 रुपए और 10 रुपए, टोटल रखे हुए हैं 110 रुपए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब क्या होगा, अब जो इंटरेस्ट निकलेगा, इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर, ध्यान देना, इंटरेस्ट सेकंड ईयर का किस पे निकलेगा, 10% ऑफ 110, यही खाली अलग होता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट पे ओरिजिनल प्रिंसिपल पर हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता, ओरिजिनल प्रिंसिपल पर बस पहले साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और जो पहले साल के बाद आपका अमाउंट होगा ना, उस पे निकलेगा अगला। तो 10% ऑफ 110, ये निकल कर आया 11 रुपए। तो अगर मैं आपसे अब पूछूं अमाउंट एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के एंड पे आपके पास कितने पैसे हो गए। फर्स्ट ईयर के एंड में 110 पहले से थे, 11 रुपए आपने और कमा लिए, तो ये हो गए 121 रुपए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे साल का इंटरेस्ट बताओ, तो अब आप बोलोगे सर 121 था पिछला वाला, इस पर 10% मैं ब्याज लगा दूंगा, तो ये आ जाएगा 12 रुपए 10 पैसे। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा अमाउंट बताओ एट एंड ऑफ थर्ड ईयर, लास्ट थर्ड ईयर के एंड तक आते आते आपका क्या अमाउंट हो गया, 2 साल का था, 2 साल का जो अमाउंट था वो था 121, और इसमें 12.10 और जोड़ दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 133.10। ठीक है जी, अब देखो, ये मैंने आपको लॉजिक के साथ पहले चीज बताई, अब इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट का, अगर नहीं भी याद है तो मैं आपको बता दूं, एक फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। पहले आप अमाउंट निकालते हो, अमाउंट निकाला जाता है ऐसे, 1 प्लस रेट बाय 100, यहां पर भी ये रेट परसेंटेज में होता है। मैं बार बार परसेंटेज इसलिए लिखता हूं क्योंकि आगे जाकर ये मेरे को कहीं पर डेसिमल में भी लेना पड़ेगा। और यहाँ आता है एन, एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, इससे आता है आपका अमाउंट। ये क्या फॉर्मूला है सर, ये फॉर्मूला है अमाउंट का, ये फॉर्मूला है पूरा का पूरा अमाउंट का। ठीक है जी, और इसको जब आप अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो इंटरेस्ट निकल कर आता है, क्योंकि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ने पे अमाउंट बनता है, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करने पे इंटरेस्ट बन जाएगा। अब देखो, अगर मैं इसमें सारी वैल्यूज डाल दूं, पी है मेरा 100,
1 प्लस रेट कितना था, रेट था 10%, और ये था मेरा n था 3 साल, और माइनस प्रिंसिपल था 100। अगर आप इसको दोस्तों ऐसे भी डिस्कस करना चाहते हो तो मैं तो आपको ये कह रहा हूं, आप इसको ऐसे डिस्कस कर लो, कौन सी बड़ी बात है। ये आ गया 100, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आ जाएगा 1 प्लस 0.1 की पावर 3 माइनस 100। आप इसको ऐसे कर लो, 100 1.1 की पावर 3 निकाल कर देख लो कितना आ रहा है। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर पे खुद सॉल्व कर लो, आपको मैंने सिखा रखा है। तो मैं आपको सीधा फाइनल आंसर बता देता हूँ। आपका फाइनल आंसर कितना आ रहा होगा, यहाँ से देख लो, यहाँ से आपने टोटल इंटरेस्ट कितना कमाया। ये देखो जी, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल इंटरेस्ट कितना कमाया, तो इंटरेस्ट पहले साल में कमाया 10 रुपये, दूसरे साल में आपने इंटरेस्ट कमाया 11 रुपये, तीसरे साल में आपने इंटरेस्ट कमाया 12 रुपये 10 पैसे। तो टोटल आपने इंटरेस्ट कितना कमाया, 33 रुपये 10 पैसे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना बेटा, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये आपकी वैल्यू आएगी 133 रुपये 10 पैसे माइनस 100, तो ये आ जाएगा 33 रुपये 10 पैसे। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला है, मैं अभी इसकी बात ही नहीं करना चाहता। ये फॉर्मूला तो ठीक है जी, फॉर्मूला तो हम बाद में लगाएंगे, पहले उस चीज का अपने को लॉजिक पता होना चाहिए। तो आइए अब इस चीज का मैं आपको लॉजिक बताता हूं कि सर ये चीजें आई कहां से, ये भी तो बताओ। देखो जी, फिर से मैंने एक टाइमलाइन बना दी। मैंने कहा अब आप फिर से यहाँ पर खड़े हुए हो, ये हो गया आपका पहला साल, ये हो गया दूसरा साल, और इधर आकर ये हो गया आपका तीसरा साल। ठीक है जी, आप फिर से यहाँ पर खड़े हुए हो। ठीक है, 100 रुपये आपने लगाए हैं, स्टार्टिंग में आपने लगाए हैं 100 रुपये, आपको 10% का इंटरेस्ट यहाँ मिला, 10% का इंटरेस्ट यहाँ मिला, 10% का इंटरेस्ट यहाँ मिला। तो पहले साल में आपकी कमाई हुई 100 पे 10%, तो आपको मिले 10 रुपये। ठीक है, डिफरेंस यहाँ नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको मैं रेड पेन से नहीं लिखता क्योंकि यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट में भी आपने ये करा था, पहले साल में 100 पे 10%, तो 10 रुपये कमाए थे। दिक्कत यहाँ नहीं है, दिक्कत आगे जाकर यहाँ आएगी। अब आपसे मैं पूछूं, अगर एक साल के बाद आपके पास कितने पैसे हैं, 100 रुपये कमाए थे और 10 रुपये, 100 रुपये लगाए थे, 10 रुपये कमाए, टोटल है 110। तो जो अगला इंटरेस्ट होगा ना दूसरे साल का, यहां डिफरेंस है। अब आपको 110 पे 10% का ब्याज मिलेगा, मतलब यहां पर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल रहा है। देख रहे हो, ये आपका इंटरेस्ट था और इस इंटरेस्ट पर आपको दोबारा से इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जब आपको ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, उसको बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। बात क्लियर हुई? हाँ सर, बात क्लियर हुई। तो 110 का 10% हो जाएगा 11। ठीक है जी, तो दूसरे साल के एंड तक आपके पास कितने पैसे हो जाएंगे, पहले साल के एंड में 110 रुपए थे, इस साल में आपने 11 रुपए और कमाए, तो आपके पास हो गए 121 रुपए। तो आपको थर्ड ईयर में जो पैसा मिलेगा वो 121 रुपए पर 10% मिलेगा। 121 रुपए पर 10% का मतलब हो गया 12 रुपए 10 पैसे। ठीक है जी, तो अगर मैं आपसे तीसरे साल के एंड में पैसा पूछूं, तो तीसरे साल के एंड में आपके पास जो पैसा आएगा, दूसरे साल के एंड में था 121, इस साल आपने 12 रुपए 10 पैसे और कमाया, तो ये हो गया 133 रुपए 10 पैसे। मतलब 3 साल के बाद मेरे पास टोटल वैल्यू इतनी है। अगर मैं इसमें से 100 का प्रिंसिपल माइनस कर दूं, तो मैं आपको बोल सकता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 33 रुपए 10 पैसे। ये आ गया मेरा सी आई। ठीक है, इसको बोला जाता है सी आई, 33 रुपए 10 पैसे। ठीक है जी, तो पहले आप बताओ, क्या आपको ये बात क्लियर हुई कि भैया कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। तो एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, देखो एक तरीके से और समझाने की कोशिश करता हूं। अगर किसी को ये तरीका अच्छा लगे तो वो भी अच्छा तरीका है। देखो ऐसे बनाया, सबसे पहले आपके पास थे 100 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट की पहले बात कर रहा हूं। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट में ये चीज होती है, फर्स्ट ईयर पर आपको इसी डब्बे पर इंटरेस्ट मिला 10% का, तो 10% का इंटरेस्ट मिला 10 रुपए। ठीक है, सेकेंड ईयर पे आपको इसी जो ओरिजिनल डब्बा है, इसको बोलेंगे अपन, अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे ओरिजिनल डब्बा। ठीक है, ओरिजिनल डब्बे पर ही मेरे को इंटरेस्ट मिला फिर से 10 रुपए, ये हो गया 10 रुपए, 10% का मिला 10 रुपए हो गया। इवन मेरे को तीसरे साल में भी ओरिजिनल डब्बे पर ही इंटरेस्ट मिला 10% का 10 रुपए। तो मेरे पास टोटल इंटरेस्ट आया, सिंपल इंटरेस्ट आया 10 रुपए, यहां से परसेंटेज हटा दूं, है ना। तो आओ, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, टोटल हो गया 30 रुपए, 3 साल का इंटरेस्ट। पर अगर यही बात मैं आपके साथ कंपाउंड इंटरेस्ट में करता हूं ना, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना कि यहां पर हुआ क्या। मैंने आपको बोला भाई, एक डब्बा था स्टार्टिंग में, ये था ओरिजिनल डब्बा। ये क्या था, ये था मेरा ओरिजिनल डब्बा। ठीक है,
और लिखकर समझ लो, जिसको ऐसे समझना ऊपर टाइमलाइन से वो ऐसे समझ ले, जिसको डब्बे वाले मेथड से समझना है वो डब्बे वाले मेथड से समझ ले। आपके पास स्टार्टिंग में थे 100 रुपए, तो पहले साल में क्या हुआ, पहले साल में आपने इंटरेस्ट कमाया इसका 10%, तो वो आया 10 रुपए। ठीक है, अब मैं इसको भी डब्बे में डाल देता हूं। मैं इसको डब्बे में क्यों डाल रहा हूं आपको उसका रीजन बताऊंगा। ठीक है, पहले साल के बाद आपको इतना इंटरेस्ट मिला, ये इंटरेस्ट था। ठीक है, अब ध्यान से देखना, पहले साल में तो कोई फर्क नहीं होता दोनों में, सेकंड ईयर से डिफरेंस आ गया। सिंपल इंटरेस्ट में था कि आपको सिर्फ इस ओरिजिनल डब्बे का 10% मिलेगा, यहां पर इसका 10% तो मिल ही रहा है। इसका 10% का मतलब 100 का 10 रुपए, ये तो मिल ही रहा है, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये इंटरेस्ट तो आपको मिला ही मिला। साथ में आपको इस डब्बे का भी 10% और मिला, मतलब डब्बे पे डब्बा हो गया। डब्बे पे डब्बे का मतलब ब्याज पे ब्याज हो गया। तो इस 10%, 10 रुपए का भी आपको 10 रुपए का भी आपको 10% मिला, तो आपको 1 रुपया और मिला। समझते हो? तो सेकंड साल में आपका टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, तो भैया सेकंड साल में मेरा टोटल इंटरेस्ट हो गया 11 रुपए। ये 11 रुपए कैसे आया, ओरिजिनल तो मेरे को पहले भी मिल रहा था, तो 10 रुपए तो सिंपल इंटरेस्ट में भी आया था, तो इसकी वजह से कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिल गया। ये भी तो मेरा इंटरेस्ट है और ये भी मेरा इंटरेस्ट है। क्या आपको अब बात समझ आई? सेकंड साल में 11%, ये 11 रुपए आया। अच्छा जी, अब मैं आपके साथ आगे बढ़ता हूं। अब आप मेरे को बताना कि थर्ड ईयर में आपको क्या क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। तो थर्ड ईयर में आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो यही मिलेगा, है ना, जो ओरिजिनल डब्बा था उसका तो 10% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा, इसके अलावा यहां पर ना हर हर इंटरेस्ट जो है वो एक डब्बा बन जाता है। यहां पर हर इंटरेस्ट एक डब्बा बन जाता है, तो ये 10 रुपए तो मेरे को मिला मिला। इसके अलावा आपको जितने इंटरेस्ट दिख रहे हैं ना उन सबका 10%। तो ध्यान से मेरी बात को देखना, जितने डब्बे दिख रहे हैं उन सबका इंटरेस्ट, तो मैं आपको कह सकता हूं कि सबसे पहले तो आपको इसका 10% मिलेगा, है ना। इसका 10% करोगे तो इसका 10% कितना आया, इसका 10% आएगा मेरा 1 रुपए। 10 रुपए का 10% 1 रुपए, है ना। इससे पहले के जितने डब्बे हैं सबका, है ना। अब मैं उसके बाद बोल सकता हूं ये जो 10% है इसका भी मेरे को मिलेगा 1 रुपए। मानते हो? हाँ सर बिल्कुल। और जो ये 1 रुपया है ना सर, क्या इसका भी मिलेगा? हाँ भाई इसका भी मिलेगा। 1 रुपए का 10% होता है 10 पैसे, 10 पैसे। तो अब की बार मेरे ये सारे और डब्बे बन गए। ठीक है, कि मैंने ये और पैसा कमाया, ये मैंने और पैसा कमाया। तो इसको एक सेकंड खाली रुकना, मैं इसको सही से लिख कर दिखाऊं, तब आपको बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। डब्बे पे डब्बे का कॉन्सेप्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, सिंपल पे नहीं। सिंपल पे तो हमेशा ओरिजिनल डब्बा होता है खाली ये। तो अगर मैं आपसे अब पूछूं कि मैंने तीसरे साल में कितने रुपए कमाए, तो देखो, ओरिजिनल डब्बे का 10 रुपए, ये फर्स्ट ईयर पर इंटरेस्ट कमाया उसका 1 रुपया और 1 रुपया और पॉइंट 10 और, तो ये टोटल हो गए मेरे 12 रुपए 10 पैसे। क्या अब आपको बात समझ आई? और अगर मैं आपसे अब पूछूं, अगर मैं आपसे अब पूछूं कि मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, तो टोटल इंटरेस्ट 3 साल का चाहे तो अब आप निकाल लो, आपका यही होगा। पहले साल में 10 रुपए, अगले साल में 11 रुपए, तीसरे साल में 12.10, तो यह आ गया 33 रुपए 10 पैसे। बताओ जी, कोई दिक्कत? तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे हर डब्बे पे आपको दोबारा से इंटरेस्ट मिलता है। यहां पर आप एक अल्टरनेटिव और कर सकते थे कि इस 11 को एक डब्बा बनाकर मैं इसका 10% निकालूं तो वो 1.1 आएगा, और ये 1.1 भी मैं सीधा ले सकता था। अभी मैं इसको हटा रहा हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि भैया अगर मैं ये दिखाऊंगा तो बच्चा और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा ज्यादा डब्बे देख करके। ठीक है जी, तो अगर किसी को कंपाउंड इंटरेस्ट इससे ज्यादा अच्छे से क्लियर हुआ होगा तो वो और अच्छी बात है। ठीक है जी, अब देख लो एक बार, सारे के सारे डब्बे मैच कर रहे हैं ना? हाँ सर। सर आप ना इसको डब्बे से हटा दो। क्यों इसको डब्बे से हटा दो? तो उसके पीछे का कारण है क्योंकि वो अगले चौथे साल में आएगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमारा काम क्या था, सबसे पहले तो ओरिजिनल डब्बा दोनों में रहता है, पहले साल का इंटरेस्ट दोनों में सेम रहता है। दूसरे साल में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में तो हमेशा, सिंपल इंटरेस्ट में तो हमेशा इन इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि ओरिजिनल में क्या था। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में उससे ऊपर के, जैसे थर्ड ईयर से ऊपर जितने भी इंटरेस्ट है उन सबका भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है जी, आओ। तो अगर मैं आपको की टेक अवे बताऊं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के और सिंपल इंटरेस्ट की क्या क्रक्स बातें हैं, तो मैंने आपको बोला आओ जी क्रक्स बातें लिखते हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला आओ जी क्रक्स बातें लिखते हैं। पहली बात, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर
ऑन सर्टेन सम, एक सम है जिसपे एक साल का अगर आप सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे इज सेम, ठीक है, हमेशा सेम आता है, ठीक है। बट आफ्टर 1 ईयर, अगर मैं एक साल के बाद की बात करूं, ऑलवेज कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पे सीधी सी बात है, हर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो हमेशा ज्यादा आता है, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा कम होता है। दूसरे साल तीसरे साल की बात कर रहा हूं, चाहे तो आप चेक कर लो, दूसरे साल में जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला था वो तो हमेशा ही 10-10 रुपए था, पर यहाँ देखो दूसरे साल से ही आपकी फिगर बढ़ गई थी, 11 रुपए हो गई थी और यहाँ 12 रुपए 10 पैसे हो गई थी, ठीक है जी। तो क्या आपको ये सारी बातें समझ आई? हाँ सर, ये सारी की सारी बातें हमें समझ में आई, जिसका कंपाउंड इंटरेस्ट का ये एक बाद में फॉर्मूला बना दिया गया कि पहले आप अमाउंट निकाल लो, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। तो आप लोग पहले मेरे को बताओ, क्या यहां तक आपको सारी की सारी बातें क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ सर, यहां तक तो आपको हमारे को सारी की सारी बातें क्लियर हुई। अब मैं आपके साथ केस 2 कंपाउंड इंटरेस्ट में ही एक दो बातें और करना चाहता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बातें करना चाहता हूं, इसको ब्लैक ही कर लो दोबारा से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे मैंने आपको बोला सिंपल इंटरेस्ट के जैसे पॉइंट लिखे थे वैसा और कोई पॉइंट तो नहीं रह गया, ठीक है। प्रिंसिपल आप उसमें भी, यहां पर जो ये पॉइंट लिखा है ये पॉइंट कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी एप्लीकेबल है, फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑल्सो, ठीक है, कि प्रिंसिपल को आप ऐसे मान सकते हो, ये भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी एप्लीकेबल है। अमाउंट इक्वल टू हमेशा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, एवरी ईयर यहाँ पर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट सेम होता है, और यहाँ पर आप ये बात लिख लो कि एवरी ईयर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग आ जाता है, एवरी ईयर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट इज डिफरेंट। जैसे आपका डेप्रिसिएशन के केस में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था, हर साल डेप्रिसिएशन चेंज होती थी, सेम उसी तरीके से हम यहां पर ये बात करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, यहाँ इंटरेस्ट किस पर निकलता है कंपाउंड इंटरेस्ट में? ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए है खाली। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रीवियस ईयर, पिछले साल का एंड अमाउंट, पिछले साल के एंड में जो अमाउंट था उस पर ही इंटरेस्ट निकला था। चाहे तो आप ये बात टाइम लाइन से देख लो, पिछले साल के एंड में मेरा जो अमाउंट था उसी से मेरा अगले साल का इंटरेस्ट डिसाइड होता है, ठीक है जी। यहां तक की सारी बातें हो गई। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं, तो मेरे साथ एक समरी बनाओ, मेरे साथ आप एक समरी बनाओ। क्या समरी बनाओगे? तो ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैंने आपको बोला भाई देखो ऐसी बात है, सिंपल इंटरेस्ट होता है सबसे कम, सिंपल इंटरेस्ट होता है सबसे कम, ठीक है। इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद मैंने जगह छोड़ दी क्योंकि अभी मेरे को वहां पर भी कुछ लिखवाना है। मैंने आपको बोला ये एनुअली बात कर रहा हूं, जब कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा एनुअली होता होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पर एक बात और समझो, ये हो गई पहली बात। अभी मैं इसको पूरा कराऊंगा, मैंने पूरा कराया नहीं है। दूसरी बात, इफ कंपाउंडेड, अगर कंपाउंडेड एनुअली होता है, अगर आपका कंपाउंडेड एनुअली होता है तब क्या होता है? तो तब तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और आप अमाउंट कैसे निकालते थे सर? हम अमाउंट निकालते थे प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन में 100 n, और यहाँ आता था माइनस प्रिंसिपल, ये होता था, है ना। अच्छा जी, अगर मैं आपको बोलूं कि अब की बार ये एनुअली हो करके, एनुअली ना हो करके कुछ और हो गया, मैंने आपको बोला इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो अगर कभी भी हाफ ईयरली कंपाउंडेड होगा तो आपको बस दो बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। सवाल में जो रेट होता है वो पूरे साल का दे रखा होता है, तो जो दो बातें आपको ध्यान रखनी है वो क्या बातें ध्यान रखनी है? मल्टीप्लाई एन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड आर बाय 2, ऐसे लिखो, ठीक है। यहां पर भी इसको ऐसे लिखो, मल्टीप्लाई एन बाय 2, n को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और r को डिवाइड करोगे 2 से। क्यों? क्योंकि r आपको हमेशा सवाल में पूरे साल का दे रखा होगा, पर अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, मतलब हर आधे साल के बाद कंपाउंडिंग हो रही है, तो मेरे को उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक साल में 2 आधे साल होते हैं, 2 6 महीने होते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ पीरियड को मैं 2 से इसीलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि एक साल में, साल तो पूरा है पर एक साल में 6 महीने कितने? 2 होते हैं, ठीक है जी। तो अब की बार मेरा फॉर्मूला यहां पर चेंज हो जाता है, मतलब अगर मैं अब आपको बोलूं तो बस आपको यही काम करना था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल
वन प्लस जो भी रेट होता है उस रेट को आप 2 से डिवाइड कर देते हो, अपॉन में 100, एन के साथ 2 लगा देते हो। ठीक है जी, आगे वही रहेगा प्रिंसिपल। अच्छा, इसके साथ अगर मैं आपसे तीसरी बात करूं, इफ कंपाउंडेड क्वार्टरली, अगर क्वार्टरली आ जाएगा तो बेटा घबराने की मतलब ही नहीं है, घबराना है ही नहीं। आप बताओ एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, बस ये बात बताओ, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, उससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई एन बाय दिस नंबर, जितने साल में क्वार्टर होते हैं, और डिवाइड आर बाय दिस नंबर। तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो एक साल में 4 क्वार्टर की वजह से 4 पीरियड हो जाएंगे, और आर को भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि आर पूरे साल का है। तो अब की बार कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 4 अपॉन में 100। ठीक है जी, और यहाँ आ जाएगा n इंटू में 4, और यहाँ माइनस आ जाएगा प्रिंसिपल, वो तो रहता ही रहता है। सेम इसी तरीके से क्या कंपाउंडेड मंथली भी हो सकता है, हाँ सर बिल्कुल, कंपाउंडेड मंथली भी हो सकता है कि हर महीने के बाद कंपाउंडिंग हो रही है। ठीक है, कंपाउंडिंग जितनी जल्दी होगी ना उतना इंटरेस्ट ज्यादा आता है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ क्या होगा, एक साल में कितने महीने होते हैं सर 12, तो मल्टीप्लाई कर दो n को 12 से, और डिवाइड कर दो r को बाय 12 से। क्या आपको बात क्लियर है, हाँ सर। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा, P1 प्लस आर बाय 12, और 100 तो रहेगा ही रहेगा, n इंटू में 12 माइनस प्रिंसिपल। सर क्या ऐसा भी हो सकता है कि कंपाउंडेड डेली आ जाए, बेटा क्वेश्चन तो नहीं आता, पर अगर आप लिखना चाहते हो, अगर आप ये बात लिखना चाहते हो तो लिख लो, लिखने में तो कोई बुराई नहीं है। इफ कंपाउंडेड डेली, अगर कंपाउंडेड डेली आ जाए, अब मैं क्या करूंगा, तो मैं बोलूंगा भाई कौन सी बड़ी बात है इसमें, कौन सी बड़ी बात है, मल्टीप्लाई कर दो एन को बाय 365, क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं, लीप ईयर होगा तो 366 से कर देना, कौन सी बड़ी बात है, और कर दो डिवाइड आर बाय 365। ये केस रेयर केस है, पेपर में नहीं पूछा जाता, पर ऊपर के सारे केसेस पूछे जाते हैं। तो ये आ जाएगा मेरा प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 365, 100, और n इंटू में 365 माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब आपको मैं अगर एक छोटा सा घर के लिए होमवर्क दे दूं, तो बेटा घर के लिए होमवर्क ये है, जो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल करा है, आपके लिए होमवर्क है, इसको करके देखना कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर आप इसको हाफ ईयरली करोगे तो देखना इंटरेस्ट आपका ज्यादा आएगा। क्यों इंटरेस्ट ज्यादा आएगा, जितनी जल्दी जल्दी मैं कंपाउंडिंग करता हूं ना, उतने जल्दी जल्दी मेरे इंटरेस्ट बढ़ते हैं। अगर आप हाफ ईयरली के बाद कंपाउंडेड क्वार्टरली भी करोगे तो ध्यान रखना आपका इंटरेस्ट यहाँ और ज्यादा बढ़ जाएगा। सर आप यहाँ पर अभी क्यों नहीं करा रहे, क्योंकि मेरे को आगे आपके साथ एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, तो वहां पर ये चीज आपको अपने आप ही प्रूव होते हुए दिख जाएगी कि कंपाउंडिंग अगर डेली हो रही है, कंपाउंडिंग अगर एक एक मिनट की हो रही है, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है, उसमें इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, रादर देन एनुअली कंपाउंडिंग। एनुअली में तो इंटरेस्ट आएगा पर कम आता है। ठीक है जी, तो इसका ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया, बस आपको करना क्या है, रेट को डिवाइड करना है। जब क्या होगा, हाफ ईयरली होगा तो रेट को 2 से डिवाइड करोगे और नंबर ऑफ पीरियड को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, क्वार्टरली होगा तो रेट को 4 से डिवाइड करोगे और नंबर ऑफ पीरियड को 4 से मल्टीप्लाई आप कर दोगे। ठीक है जी, तो मैंने आपको एनुअली बता दिया, क्वार्टरली बता दिया कि क्वार्टरली में आपको क्या काम करना होता है, मैंने आपको मंथली बता दिया कि मंथली में 12 से, क्योंकि बस ये देखा करो एक साल में उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है जी, तो ये भी मैंने काम आपको करके दिखा दिया। ये कैसे ये नंबर कैलकुलेट होता है, इसका मतलब है एक साल में, 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, कितने हाफ ईयर्स होते हैं। उसी तरीके से नीचे चलेंगे, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में कितने दिन होते हैं। ठीक है जी, तो आओ जो मेरी समरी थी उस समरी को पूरा करें। सिंपल इंटरेस्ट सबसे कम होता है, उससे ज्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अगर मैं उससे ज्यादा की बात करूं तो अब इससे ज्यादा आप बता सकते हो, इससे ज्यादा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट अगर ये आ रहा होगा हाफ ईयरली। ठीक है, अगर ये हाफ ईयरली होगा तो ठीक है भाई, ये और ज्यादा होगा। इससे ज्यादा होगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट अगर ये आ रहा होगा क्वार्टरली, क्वार्टरली उससे भी ज़्यादा आ रहा होगा क्योंकि कंपाउंडिंग और जल्दी जल्दी हो रही है। उसके बाद अगर आप रखना चाहते हो तो यहाँ रख सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट मंथली। जितनी जल्दी जल्दी कंपाउंडिंग करोगे उतना ज़्यादा आएगा, और अगर आप कंपाउंडिंग डेली कर रहे हो तो भैया उसमें तो मज़ा ही आ जाएगा, उसमें आपका ब्याज सबसे ज़्यादा आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो आप कंपाउंडिंग कर रहे थे, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, सबसे पहले की बात करते हैं कंपाउंडिंग एनुअली। यहाँ आप हर 12 महीनों के बाद कंपाउंडिंग कर रहे हो, यहाँ आप हर 6 महीनों के बाद कंपाउंडिंग कर रहे हो, यहाँ आप हर 3 महीनों के बाद कंपाउंडिंग कर रहे हो, क्योंकि साल एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। मंथली में आप
कितने एक महीने के बाद कंपाउंडिंग कर रहे हो, यहाँ तो आप एक दिन के बाद, हर डे के बाद कंपाउंडिंग कर रहे हो, इस वजह से ये चार्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये एक इंपॉर्टेंट समरी थी, मैंने आपको समरी बता दी, कंपाउंड इंटरेस्ट बता दिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कैसे निकलेगा, अगर हाफ ईयरली आ जाए और क्वार्टरली आ जाए या जैसा भी आ जाए, ये काम आप कर सकते हो। तो आप बताओ मेरे को, क्या इसके ऊपर एक सवाल मैं आपको करवा दूं? ठीक है जी, आइए तो एक सवाल अपन इसके ऊपर कर लेते हैं। तो जो सवाल है मैं तो चाह रहा हूं कि मैं यहीं पर ही कर लूं आपके सामने, आप लोग इसको नीचे कर लीजिएगा, पर मैं आपके सामने ये सवाल यहीं पर कर रहा हूं। ठीक है जी। समरी के साथ में आप लोग प्लीज मत करना, आप लोग नीचे करना, मेरे को यहाँ पर स्पेस मेंटेन करनी जरूरी है वरना कट जाता है वो। ठीक है जी। तो आइए, मैंने आपको बोला ध्यान से देखना। मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड, मिस्टर एक्स ने डिपॉजिट करे हैं 5,000 रुपए। एग्जाम्पल है, टाइम है 5 साल, 5 साल ले लेते हैं आपकी बार, रेट है 10% पर एनम। ठीक है। फाइंड अमाउंट, आपको अमाउंट भी बताना है, इंटरेस्ट भी बताना है। मैंने आपको केस बता दिए, पहला केस है सिंपल इंटरेस्ट, कोई दिक्कत नहीं, ये लोग ये वाला पार्ट आप करेंगे। और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर मैंने आपको दे दिया एनुअली, मैंने आपको दे दिया एनुअली भी करो, हाफ ईयरली भी करो, और आप इसको क्वार्टरली भी करो। तो आइए जी मेरे साथ साथ चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो सबसे इजीएस्ट पार्ट है, सबसे पहले वो मैं कर देता हूं, बाकी सारे पार्ट आपसे करवाऊंगा। ठीक है जी। सिंपल इंटरेस्ट, तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट बताओ क्या होगा। फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल कितना था मेरे क्वेश्चन में, 5,000 रुपए। 5,000 रुपए लगाए हैं, 10% पर लगाए हैं 5 सालों के लिए, अपॉन 100, तो इंटरेस्ट आ गया 2500। अगर मैं आपसे पूछूं अमाउंट कितना हो गया, तो बाबूजी अमाउंट हो गया 5,000 रुपए लगाए थे, उस पर मैंने 2500 रुपए और कमाए, तो मैं कह सकता हूं 7,500 रुपए टोटल। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद मैं आपके साथ आगे बात करना चाहता हूं, तो इसी के नीचे चलूं, तो इसी के नीचे चल लेते हैं, लो जी। ठीक है ना। आइए, तो ये हो गया मेरा ए केस हो गया। अब बी की बात करते हैं, कंपाउंडिंग एनुअली होता तो क्या होता। बी की बात करते हैं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है एनुअली। तो एनुअली भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, पहले अमाउंट ही बता दो, क्योंकि ये है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी आपको अमाउंट तो चाहिए। 1 प्लस रेट बाय 100, यहाँ तो कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना। तो प्रिंसिपल है 5,000, रेट है मेरा 10%, और ये है मेरा 5, ये आ गया 5,000, 1.10 की पावर 5 है ना। तो 1.10 की पावर 5 आपको सॉल्व करनी आती है या नहीं, बताओ कैसे करोगे। तो 1.10 पहले लिखो, कैलकुलेटर पे लिखो टाइप 1.10। जब आपने इसके बाद मल्टीप्लाई इक्वल टू दबाया तो पावर 2 तक आ गई, फिर उसके बाद एक बार और इक्वल टू तो पावर 3 हो जाएगी, एक बार और इक्वल टू पावर 4 हो गई, एक बार और इक्वल टू पावर 5। मतलब पहले मल्टीप्लाई इक्वल टू करते हो तो स्क्वायर आता है, फिर एक एक बार इक्वल टू करोगे तो पावर एक एक बार से बढ़ती जाती है। ठीक है जी। ये मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा कैलकुलेटर दिखा करके, जब मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊंगा इसके सीधा बाद। तो ये वैल्यू आ रही होगी, आप प्लीज चेक करिएगा, 61051। तो ये अमाउंट आ गया 8052.55। और अगर मैं आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछूं, तो टोटल पैसे मेरे को इतने मिले, जिसमें से आपने 5,000 रुपए लगाए थे, तो मेरे को 3052.55 की कमाई हुई। तो आप यही चेक कर सकते हो कि भैया सिंपल इंटरेस्ट पर मैंने 2,500 रुपए कमाए, पर यहां मैंने 3,052 रुपए कमाए। अब मैं देखो इसके आगे आपको बताता हूं, जब मैं इसके आगे आपके साथ कंपाउंडिंग और करूंगा ना, हाफ ईयरली वगैरह, जब क्या होगा, गलत बन गई लाइन, इसको हटाओ। ठीक है जी, लाइन बना देते हैं ताकि यहीं पर मैं आगे का क्वेश्चन आपके साथ कर लूं। ठीक है जी, आओ। तो ये पार्ट हो गया मेरा, ए पार्ट हो गया था, बी का ए पार्ट मेरा हो गया था, कंपाउंडिंग एनुअली वाला। अब मैं आगे आ गया आपके साथ, मैंने बोला आओ जी करते हैं कंपाउंडिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली पे आप देखो क्या होगा सर, हाफ ईयरली पे हो जाएगा अमाउंट का फॉर्मूला P1 प्लस रेट को डिवाइड बाय 2, 100 तो नीचे रहेगा और n को मल्टीप्लाई बाय 2। तो प्रिंसिपल क्या था, प्रिंसिपल था 5,000 रुपए, 1 प्लस, मैं ये सीधा लिख रहा हूँ, रेट बाय 2 क्या होगा, रेट था 10% का, तो 10 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 5। ठीक है, अपॉन में तो 100 रहेगा। जो चीज नई आई है बस उसको रेड पेन से लिखो। आप भी बेटा इसको ऐसे ही रेड पेन से लिखना ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो। 5 साल थे तो ये 10 हो जाएगा,
कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, इसके आगे कोई दिक्कत होगी भी नहीं। 5000 1.05 की पावर 10, तो ये आ जाएगा 5000। 1.05 की पावर आप 10 निकालोगे तो ये आ रहा है ये 1.6288, तो अमाउंट आ गया 8444 या 8144, 8144 है ऐसे, ठीक है, 0.4। अच्छा, ये आ रहा है आपका अमाउंट। और अगर मैं आपसे पूछूं इंटरेस्ट कितना, तो मैंने 8144.4, ये मेरी पॉकेट में है, मैंने स्टार्टिंग में 5000 लगाए थे, तो मेरा इंटरेस्ट बना 3144.4, ये मेरा इंटरेस्ट बना। ठीक है जी, अभी आपको सारी समरी एक साथ दिखा भी दूंगा। आओ जी लास्ट केस करते हैं, इसका सी पार्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली। ऐसे आप मंथली भी चेक कर सकते हो, क्वार्टरली मैं आपको बता रहा हूँ क्या होगा फॉर्मूला। P1 प्लस रेट बाय 4, 100 तो नीचे रहता ही रहता है, n मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, तो ये आएगा मेरा 5000, ठीक है। 1 प्लस रेट बाय 4 आप मेरे को करके बताएंगे कितना आया आंसर, ठीक है, इन दोनों पे ऐसे हाईलाइट भी कर दो। तो बाकी मैं लिख लूँ पहले, क्योंकि बाकी सेम है ना, उसको फिर मैं रेड पेन से लिख लूंगा। तो रेट बाय 4, 10 बाय 4, ये कितना हो जाएगा, 2.5% है ना, और यहाँ था 5 साल, तो ये आ जाएगा 20, है ना। अब इसके आगे आप लोग खुद कर लीजिए, 5000, ये आ जाएगा मेरा 1.025 की पावर 20, तो ये आ जाएगा 5000 1.6383, ठीक है जी। तो अमाउंट आ गया 8193, और अगर आप यहाँ इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट आएगा 8193 माइनस 5000, क्योंकि अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करो, इंटरेस्ट आ जाता है। अब आप देख लो, सबसे कम इंटरेस्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट। एनुअली कंपाउंडिंग करोगे थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ेगा, हाफ ईयरली की कंपाउंडिंग करोगे देखो थोड़ा सा इंटरेस्ट और बढ़ गया, क्वार्टरली की करोगे देखो थोड़ा सा इंटरेस्ट और बढ़ गया, ऐसे अगर आप मंथली की कंपाउंडिंग करोगे तो इंटरेस्ट आपका और ज्यादा बढ़ जाता है। इसी चीज को मैंने ऊपर एक ये समरी में लिखवा दिया, सिंपल इंटरेस्ट सबसे कम होता है, फिर एनुअली वाला कंपाउंड, फिर हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली और डेली। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। यहां आकर के आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हो चुका है खत्म, पर इसके बाद एक और चीज है जो मेरे को आपके साथ डिस्कस करनी है, वो है सेकंड पॉइंट ही आएगा शायद मेरा, है ना, क्योंकि ये सारा कुछ मेरा फर्स्ट पॉइंट में ही चल रहा था, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। आओ जी, अब इसके बाद मैं आपके साथ सेकंड बात करता हूं। तो मैंने आपको बोला अब मैं बात करने जा रहा हूं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, तो ध्यान से पहले इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है, अगर मतलब समझ आएगा तभी आगे कर पाओगे। टू कंप्यूट रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है कंपाउंडेड एनुअली। इसका मतलब वो मेरे को कोई भी डाटा दे दे, आपको उसको बस एनुअली कन्वर्ट करके बताना होता है। अगर 6% के बाद ब्याज इतना, 6% कह रहा हूं, अगर 6 महीनों के बाद ब्याज इतना, हर 6 महीनों के बाद ब्याज इतना, तो इफेक्टिवली मेरा पूरे साल का ब्याज कितना। सर बात समझ नहीं आई, मैंने कहा आएगी कैसे, मैंने अभी बताया ही नहीं। तो सबसे पहले इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखो, इसी के आगे लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस आई, आई का मतलब रेट ही है, आई का मतलब रेट ही है, तो बस ये रेट क्या होता है, रेट को डिवाइड बाय 100 करके हम सीधा डेसिमल में लिखते हैं, मतलब ये आता है इन डेसिमल, इन डेसिमल, ठीक है, और -1। अब आप बोलोगे सर आप ये झंझट कर ही क्यों रहे हो आई का, आप सीधा इसको ये भी तो रख सकते हो, 1 प्लस आर बाय 100, जैसे हम ऊपर करते आए हैं, -1, यही काम कर दो ना सर। मैंने कहा बिल्कुल भाई, आप ये फॉर्मूला भी रख सकते हो, बस ध्यान रखना जब आप आर लिख रहे हो तो आर को हम हमेशा लिखते हैं ऑलवेज इन परसेंटेज। जो परसेंटेज होती है, जैसे 6% है तो आप 6 लिखते हो, पर अगर उसकी जगह आप आई लिख रहे हो तो 6 को डिवाइड बाय 100 मतलब 0.06 करके आपको लिखना है, ठीक है जी। अच्छा, तो एक बात अगर मैं आपको अच्छे से बताऊं, कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने आपको कहां बताया था फॉर्मूला, ये रहा है ना। एक बात बताओ, यहीं पर नीचे लिखते हैं कि इसकी डेरिवेशन आई कहां से, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो ये बात मैं भी आपको समझा दूंगा। फ्रॉम कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आप कैसे लिखते हो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कैसे निकलता है, P1 प्लस आर बाय 100 की पावर n, ठीक है, और माइनस प्रिंसिपल, है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, और यहां पर एक चीज और करना, यहां पर पावर n आती है बाहर, n का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स की तरह। आओ जी, तो एक बात बताओ, अगर आप इसमें से प्रिंसिपल कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n माइनस 1, यही बचेगा। इसी को बोला जाता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। चाहे तो आप चेक कर लो, यही फॉर्मूला है आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का, चाहे ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो।
इसी को बोला जाता है, यही पार्ट होता है इसका जो शेडेड पार्ट है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जब मैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा सीधा आंसर आ जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। ठीक है सर, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एक एग्जांपल बताओ सर, क्या कहना चाह रहे हो, एग्जांपल बताओ सर। अच्छा, एक एग्जांपल करते हैं, फिर एक नोट मेरे को और लिखवाना है बस। आओ, तो मैंने आपको बोला प्रिंसिपल है मेरा, वही ले लिया मैंने 100 रुपए, रेट है मेरा 10% का, और कंपाउंडेड होता है हाफ ईयरली। तो पहले फॉर्मूला मत लगाओ, पहले लॉजिक बताओ। अगर हाफ ईयरली कंपाउंड होता है तो क्या होगा। अगर मैं आपको नंबर लाइन के थ्रू प्लॉट करके बताऊं ना, तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होती है। ठीक है, ये गलत बन गई लाइन, इसको हटाओ, इसको हटाओ। तो पहले नंबर लाइन के थ्रू ध्यान से मेरी बात को समझना। अगर, अबे यार क्या हो क्या रहा है, बार बार तो इरेजर से मिट जाती है। ठीक है जी, आओ। अगर हाफ ईयरली कंपाउंडेड है मतलब 6 महीने के बाद मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा होगा। पहले 6 महीने के बाद मिला, फिर 6 महीने के बाद मिला। कैसे मिला होगा आप सोचो। यहां पर कितना है, 10%। 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, पर 10% अगर कुछ नहीं लिखा होता तो वो हमेशा पर एनम होता है। सही बात है ना। तो अगर पूरे साल का 10% है इंटरेस्ट पर एनम है, ठीक है, आपने लगाए थे 100 रुपए। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैंने आपको बोला पहले 6 महीने में आपको क्या मिलेगा, आप बोलोगे सर 100 रुपए पे 10% मिलेगा आधे साल के लिए। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं आपको 5 रुपए मिले। हाँ सर, आफ्टर 6 महीने आपके पैसे कितने हो गए, 105, क्योंकि यहाँ कंपाउंडिंग हो रही है। तो अब आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 105 का 10%, है ना। सिंपल इंटरेस्ट तो नहीं है कि यहाँ मैं सीधा 100 ले लूं। 105 का 10% आधे साल के लिए। तो 105 का 10% आधे साल के लिए, या इस आधे साल को अगर आप और अच्छे से लिखना चाहते हो तो आप इसको 6/12 करके भी लिख सकते हो। ये मैंने सीधा 6/12 की जगह यूज करा है। 6/12 का मतलब आधे साल हो गया ना, 6 6 महीनों में कंपाउंडिंग हो रही थी। ठीक है जी, तो ये मेरा अमाउंट निकल कर आया 5 रुपए 25 पैसे। तो टोटल 12 महीने के बाद मेरा अमाउंट कितना हो गया सर, 100 रुपए थे, 5 रुपए कमाए पहले 6 महीने पे, अगली बार कमाए 5 रुपए 25 पैसे। तो मेरा टोटल अमाउंट हो गया 110.25। तो अगर मैं आपसे पूछूं आपने इफेक्टिवली, मैं पहले लॉजिक के साथ बता रहा हूं, आपने इफेक्टिवली कितना कमाया, आपने इफेक्टिवली कितना कमाया ईयर में, ईयर में, 1 ईयर में। ठीक है, आपने इफेक्टिवली कितना कमाया एक साल में, भाई साहब इसी को बोला जाता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसी को बोला जाता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो भाई साहब मेरे पास अब पॉकेट में है 110 रुपए 25 पैसे, लगाए थे 100 रुपए, मतलब आपने कमाए 10 रुपए 25 पैसे। और अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूं तो कैसे करूंगा, 10 रुपए 25 पैसे कमाए, मैंने लगाए थे 100 रुपए, ये क्या है, जो मैंने प्रिंसिपल स्टार्टिंग में लगाया था, पी जो मेरा स्टार्टिंग में था। ठीक है, परसेंटेज में बनाने के लिए इंटू 100 करना होता है, तो ये आया 10.25%। तो मतलब जो आपको प्राइमा फेसी, मतलब जो आम दुनिया को 10% दिख रहा था, रियल में वो रेट 10% नहीं है, वो 10.25% का रेट है। इस बात को ध्यान रखना। तो जो चीज आपको आईना दिखाना है, आपको दुनिया को आईना दिखाना है, जो दुनिया को दिख रहा है ना 10%, आप बोलो अगर 6 6 महीने में भाई साहब कंपाउंडिंग हो रही है ना, तो रियल में ये रेट 10% नहीं है, आपको पूरे साल की कमाई 10.25% होगी। सर अब आप इसको इसी को फॉर्मूले से कराओ, जो आपने फॉर्मूला लिखा है। मैंने कहा देखो जी, फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला था इफेक्टिव रेट का, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मेरा फॉर्मूला था 1 प्लस में रेट अपॉन में 100 की पावर n -1। अब क्योंकि कंपाउंडिंग हो रही है 6 महीने में, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेट को 2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि एक साल में 6 महीने होते हैं, और n को 2 से मल्टीप्लाई करोगे -1। ठीक है, 1 प्लस रेट 10 था तो 10 की जगह 5% हो जाएगा अब की बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे हम यहाँ एक साल ले रहे थे, तो एक साल में अब ये 2 पीरियड हो जाएंगे, -1। अब आप इसको सॉल्व करके देख लो, अभी भी आपका आंसर यही आएगा, 1.05 का स्क्वायर -1, तो ये आएगा 1.025, है ना। या इसको आप खुद सॉल्व कर लो ये कितना आ रहा है। तो इसके बाद में अगर आपको सीधा आंसर बताऊं तो आंसर आएगा 0.1025, और क्योंकि मेरे को इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप इंटू 100 कर दो, ये आ जाएगा 10.25%। ठीक है जी, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी आपकी ये बात तो बेटा हर जगह लगेगी कि अगर क्वार्टरली हो रहा है तो 4 से डिवाइड होगा रेट, और पीरियड 4 से मल्टीप्लाई होंगे। ये बात तो आपकी हर जगह लगेगी, चाहे मंथली हो रहा है, क्वार्टरली हो रहा है, एनुअली हो रहा है। एनुअली में हम बस कुछ नहीं करते, वो आपको पता है।
ठीक है जी। बाकी नॉर्मल फॉर्मूला यही है, इसी फॉर्मूले से मेरा आंसर निकल कर आया है। तो पहले मैंने आपको लॉजिक के साथ बताया कि भाई साहब लॉजिक क्या है उस चीज का, पहले लॉजिक समझो। ये तो फॉर्मूला था, इसे दूर रखो। ये तो फॉर्मूला लिखवाया, पहले लॉजिक के साथ कराया और फिर वही चीज मैंने आपको फॉर्मूले के थ्रू भी बताई। सर आप एक काम करो ना सर, एक सवाल हमारे को करने को दो इसका। मैंने कहा आओ जी, देखो पेपर में इसका सवाल कैसा आता है, ध्यान से देखना। पेपर में इसका ऐसा सवाल आता है, विच वन इज बेटर, आप बताओ कौन सा बेटर है। सर मतलब 8% पर एनम कंपाउंडेड, कंपाउंडेड क्वार्टरली, मतलब एक तो है कि 8% है और क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, दूसरा है 8.5% कंपाउंडेड एनुअली, दूसरा है 8.5% कंपाउंडेड एनुअली। तो भाई देखो, ये रेट तो सही दे रखा है कि एक साल में 8.5%, पर ये दे रखा है कंपाउंडेड क्वार्टरली, इसका इफेक्टिव रेट निकाल लो, क्योंकि दोनों को कंपेयर करने के लिए दोनों का रेट कंपाउंडेड एनुअली होना चाहिए सिर्फ, जब आप कंपेयर कर सकते हो। तो इसका इफेक्टिव रेट निकालो। इसका इफेक्टिव रेट कैसे आएगा, 1 प्लस रेट, क्योंकि क्वार्टरली है तो 4 से डिवाइड करोगे अपॉन में 100, और n के साथ लगाओगे 4 मल्टीप्लाई में -1, ठीक है। 1 प्लस रेट है 8%, 8 को 4 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, ठीक है। और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, हम एक साल n मान रहे हैं, तो ये 4 हो गया -1। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 1.02 की पावर 4 -1, है ना। ये आ गया मेरा 0.0824। तो ये आ गया इंटू 100 करूंगा परसेंटेज के लिए, तो ये आ गया 8.24%, ठीक है। तो ये है जो कंपाउंडेड क्वार्टरली है, जो 8% दिख रहा है वो रियल में है 8.24%, और दूसरा तो एनुअली था ही था, ये कितना था 8.5%, एक आ रहा है 8.24%। तो मैं बोलूंगा ऑप्शन 2 इज बेटर, ऑप्शन 2 मेरा बेटर है, दैट इज 8.5%। अब कुछ निकम्मे बच्चे होंगे जो कहेंगे अरे सर आपने बेकार की इतनी कैलकुलेशन करी, ये तो दिखकर ही पता चल रहा था ज्यादा है। भाई इस उसमें मत रहना, इस बेकार की बात में मत रहना कि ये 8.5% है, दिखकर पता चल रहा है तो ये ज्यादा आएगा। अगर मैं इसको अभी क्वार्टरली की जगह मंथली कर दूं ना, तो ये 8% वाली फिगर पक्का 8.5 से ऊपर आ सकती है, या कंपाउंडेड डेली कर दूं तो आई जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन मेरे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के पूछे जाते हैं, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी बातें मेरे को थी, ये सारी की सारी बातें मैंने आपको लिखवा दी है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बातें भी हमने लिख ली है। क्रक्स में एक बात और लिख लेना, या वो बात सीधा सवाल में करवाऊं कि अगर डिफरेंस दे रखा होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। आओ जी, एक यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और लिख लेना अगर आपके पास स्पेस हो, ठीक है जी। ये मेरे को बाद में याद आया, पर ये बात लिखनी जरूरी है। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए, इफ सेम प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है और टाइम तो एक साल लिया ही है, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस हमेशा जीरो होगा। क्यों, क्योंकि अगर प्रिंसिपल सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, भाई साहब एक साल में तो ये हमेशा सेम आते हैं। आप ऑप्शंस उठा के देख लो जो भी मैंने करा आपके साथ, पहले साल में तो हमेशा मेरा ये भी 10% आया था, सिंपल इंटरेस्ट देखोगे वो भी 10% था, तो ये हमेशा सेम आते हैं, ठीक है जी। तो एक ये बात मेरे को आपके साथ लिखवानी थी कि डिफरेंस जो है, अगर एक साल की बात कर रहे हो और प्रिंसिपल और रेट सेम है, तो भैया डिफरेंस आता है जीरो। पर इसी के आगे मैं अगर आपको बोलूं इफ डिफरेंस बिटवीन, इफ मत लिखो ना फिर, इफ नहीं, आगे फॉर्मूला लिख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेम पी एंड आर फॉर n ईयर्स। मैंने आपको बोला p और r सेम है और कुछ n ईयर दे दिए, जैसे 2 साल 3 साल 4 साल। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले आता है कंपाउंड इंटरेस्ट और उसमें से आप माइनस करते हो सिंपल इंटरेस्ट। क्यों, क्योंकि डिफरेंस हमेशा दे रखा होगा पॉजिटिव में, और डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव में आता है जब मैं बड़े में से छोटी चीज को माइनस करूं, और बड़ा हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल से ज्यादा ही आता है अगर एक साल से ज्यादा की बात करी जाएगी तो, है ना। तो बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा। सर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा प्रिंसिपल, ठीक है, 1 प्लस रेट अपॉन में 100 की पावर n माइनस प्रिंसिपल, ये होता है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके आगे लगा दो सिंपल इंटरेस्ट, वो होगा प्रिंसिपल रेट, और टाइम को n मान लो क्योंकि यहां पर भी n माना है, अपॉन में 100, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर आप इन में से
कॉमन लेना चाहो, आप कॉमन क्या ले सकते हो, पी कॉमन ले सकते हो, पी मेरा तीनों टर्म्स में आ रहा है, तो कॉमन लेने के बाद आप इसको ऐसे लिख सकते हो प्रिंसिपल, यहाँ बचेगा 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर n माइनस 1 बचेगा, माइनस बचेगा r इंटू में n अपॉन में 100। ठीक है जी, तो ये चीज आप लिख करके रख देना कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो वो पॉजिटिव फिगर आती है। वैसे जनरली डिफरेंस पॉजिटिव में ही दे रखा होता है, तो हम ऐसे ही सवाल करेंगे और इस चीज को विल डिस्कस, हम ये चीज डिस्कस करेंगे इन एक्सरसाइज क्वेश्चंस। जब मैं आपके साथ एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसके बाद हम ये करेंगे। ठीक है जी, तो ये सारी बातें मैंने आपको लिखवा दिया। आइए फटाफट से अपन इन सारी बातों को रिवाइज कर लें। ठीक है, तो हमने क्या क्या बातें पढ़ी। सबसे पहले मैंने आपको बोला ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे को, इसमें ये 4 बातें पढ़नी है, जिसमें से मैंने आपके साथ ये बात पढ़ ली, ये बात पढ़ ली, ये बात पढ़ ली। एन्युटी बस मेरा बचा हुआ है। तो पहले मैंने बात करी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट होता है जब आपको ओरिजिनल प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिल रहा है, ये हर साल सेम होता है, वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट मेरी सेम होती है। अगर प्रिंसिपल मिसिंग हो, चाहे सिंपल में चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो ध्यान रखना आप 100 मान सकते हो, 1000 मान सकते हो, और ये वाला फॉर्मूला भी हर जगह सेम रहता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है जी, एक बार मैंने डब्बे वाले मेथड से बताया, एक बार नंबर लाइन वाले मेथड से, आपको जो अच्छा लगा आप वैसे सवाल कर सकते हो। आगे बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 साल के बाद जो आपकी पॉकेट में है, पॉकेट का मतलब जो अमाउंट है 1 साल के बाद, उस पर हमेशा इंटरेस्ट लगेगा। अगर मैं आपसे बोलूं 4 साल के बाद इंटरेस्ट कितने पर लगेगा, तो 4 साल के बाद जो आपकी पॉकेट में पड़ा है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। मतलब कहने की बात है हर डब्बे पे डब्बा इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है जी, यहां हमेशा ओरिजिनल डब्बे पर इंटरेस्ट लगता है। अगर क्रक्स लिखना चाहते हो तो सिंपल इंटरेस्ट का क्रक्स क्या है, ओरिजिनल डब्बा, ओरिजिनल डब्बे पर इंटरेस्ट, ओरिजिनल डब्बे पर इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्रक्स क्या है, इसका है डब्बे पे डब्बा। ऐसे लिख लो, आपको हमेशा ध्यान रहेगा, डब्बे पे डब्बे का मतलब है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, डब्बे पर डब्बा पर इंटरेस्ट। ठीक है जी, हर एक प्रिंसिपल के साथ आपको ये चीज ध्यान रहेगी। अच्छा, उसके बाद हमने फॉर्मूला भी डिस्कस करा, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, उसको p से मल्टीप्लाई करते हैं तो अमाउंट आता है, और इस पूरे में से अगर माइनस प्रिंसिपल कर देते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया एनुअली है तो कोई दिक्कत नहीं, हाफ ईयरली है तो आपको पीरियड को 2 से बढ़ाना है, क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयर हो जाते हैं, पर रेट 2 से कम हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्वार्टरली में रेट 4 से डिवाइड होता है, पीरियड 4 से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मंथली में वही चीज 12 से डिवाइड होगी रेट, और पीरियड मेरे 12 से बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। डेली होगा तो वही चीज 365 में करोगे। उसके बाद अपन ने एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल लिया, उसमें मैंने आपको ये बात बताई, देख लो सिंपल इंटरेस्ट आपका सबसे कम होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली वाला उससे थोड़ा ज्यादा होता है, हाफ ईयरली वाला और ज्यादा, क्वार्टरली वाला और ज्यादा, डेली वाला निकालोगे वो और ज्यादा आएगा, क्योंकि कंपाउंडिंग जितनी जल्दी करोगे उतना ज्यादा फायदा होता है। फिर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है जो प्राइमा फेसी मेरे को दिख रहा है ये रेट है, पर कंपाउंडेड एनुअली की जगह कुछ और दे रखा है, क्योंकि एनुअली ही तो आपको निकालना है, एनुअली आपको निकालना है, एनुअली की जगह कुछ और दे रखा है, जैसे हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, तो उसको एनुअली कन्वर्ट करना मुझे आना चाहिए। तो उसको पहले मैंने आपको लॉजिक से बताया, और लॉजिक के बाद मैंने उसका आपको नॉर्मल सा फॉर्मूला बताया, हालांकि इसका फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होती, 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n माइनस 1। और यहां पर भी वो सारे रूल लगते हैं, अगर मंथली है तो 12 से डिवाइड होगा रेट, पीरियड 12 से मल्टीप्लाई होंगे, हाफ ईयरली है तो रेट 2 से डिवाइड होगा, पीरियड 2 से मल्टीप्लाई होगा, और क्वार्टरली है तो रेट 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं, और पीरियड मेरा 4 से मल्टीप्लाई होगा। इसके ऊपर भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया। अब इसके बाद बेटा आपको बस यही पार्ट करके रखना है और इसको रिवाइज में करना है। अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, अपन इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपके साथ फर्स्ट एक्सरसाइज, ए एक्सरसाइज और बी एक्सरसाइज के मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा क्लास में, और क्लास में करने के बाद आप उनको रिवाइज करना। मैं पहले क्लास में कराने के लिए इसलिए बोल रहा हूं, आपको ट्राई करने हैं, आप मस्ट ट्राई, आप जरूर ट्राई करिए, पर ट्राई करने के बाद भी ये 2 वीडियोस जरूर देखना। इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि उस वीडियोस में मैं आपको कैलकुलेटर की कुछ शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, वो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा काम में आएंगी। ठीक है जी, और एक बात और, वो जो 2 क्लासें हैं, इन 2 क्लासों से आपको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है, उसको प्लीज मस्ट नोट, उसको नोट कर लीजिए, ताकि आपके नोट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है जी, तो ये वाली क्लास हो गई। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चंस करके देखेंगे, उन क्वेश्चन में जो जो बातें आपको जरूरी लग रही है उनको रेड पेन से लिखिए या उनको हाईलाइट करके रखिए, ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको दिक्कत ना आए, और जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं प्लीज उनको भी मार्क करके रखिएगा। ठीक है जी, तो आज की क्लास में इतना ही, मैंने रिवीजन पूरी करा दी है आज की क्लास की। अब मैं इस क्लास को यहाँ पर बंद कर रहा हूँ। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।